इस चैप्टर में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड आफ्टर दैट इसका जो पार्ट सेकंड होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के साथ। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एन एजुकेशन प्रोसेस टू ब्रिंग अबाउट डिज़ायरेबल चेंजेस। कोई एजुकेशन प्रोसेस अगर हमारे बिहेवियर में कुछ डिज़ायरेबल चेंजेस लेकर आता है, डिज़ायरेबल चेंजेस के मीन्स जिससे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, उस प्रोसेस को, उस एजुकेशन प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटेंशन। दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन वर्ड, इसका रूट वर्ड क्या है? तो एक्सटेंशन का जो रूट वर्ड है वो है लैटिन। ओके, हमने एग्रीकल्चर साइंसेस में बहुत सारे टर्म्स पढ़े हैं जो कि लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुए हैं। जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर हमारा लैटिन वर्ड है। ओके, इसके अलावा और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे इकोनॉमी तो ग्रीक हो गया, एग्रीकल्चर लैटिन है, हॉर्टिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर एक लैटिन वर्ड है हमारा। ठीक है, तो वैसे एक्सटेंशन भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट लैटिन टर्म है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम शब्द की बात करें कि एक्सटेंशन कौन से लैटिन शब्द से बना है, तो एक याद रखना है आपको, एक्स प्लस टेंशियो। You have to remember this term that extension is derived from Latin word and the words are ex plus tensio. Ex means होता है out and tensio का मतलब होता है stretching. Okay, if you know this thing already that is good, but जिनको नहीं पता they can note down. Ex means outside and tensio means stretching. तो extension का means होता है जो भी हमको स्टडी करना है वो हम out stretching करें। ठीक है, that is the meaning of extension. Next question is, extension activity was started first time in, तो किस प्लेस में स्टार्ट हुई थी? दैट इज इन USA. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन was originated from, ये शब्द ओरिजिनेट हुआ है इंग्लैंड में 1866 में। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सटेंशन एक्टिविटी कहाँ स्टार्ट हुई? USA। और एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द कहाँ से आया है? इंग्लैंड 1866। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वॉज फर्स्टली यूज्ड बाय, इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ है अभी हमने देखा, तो सबसे पहले इसका यूज्ड भी इंग्लैंड में हुआ होगा, दैट इज़ इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1873 में फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द को इस्तेमाल करा और ये वहीं से ओरिजिनेट हुआ है, इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया, अपने इंडिया में एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर हैं JP लिगेंस। ठीक है, अभी कुछ टाइम में मैं एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसका टॉपिक ही होगा फादर्स इन डिफरेंट एग्रीकल्चर साइंसेस। तो हमने अपनी एग्रीकल्चर साइंस में जितने फादर्स पढ़े हैं वर्ल्ड के या फिर इंडिया के, उन सब की एक लिस्ट होगी। सो आपको जो पूरी लिस्ट एक साथ मिल जाएगी और आप एक साथ अगर लिस्ट अरेंज होगी सिस्टमैटिक तरीके से तो आपके लिए लर्न करना आसान हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे है एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर इंडिया में कौन है? दैट इज JP लिगेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन एजुकेशन इज बोथ, इट इज़ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज, एक्सटेंशन एजुकेशन का बेसिक प्रिंसिपल होता है हेल्प टू दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, इसका मतलब जो अपनी हेल्प स्वयं करते हैं उन्हीं की लोग हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट अप्रोच ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज, जब हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करते हैं तो राइट अप्रोच इज फ्रॉम बॉटम अप टू अप्रोच, यानी बॉटम अप अप्रोच को हमें देखना होता है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है कि सपोज़ हमारा कोई फार्मर है तो फार्मर का लेवल जो है वो हमारे लिए बॉटम होता है, क्योंकि फार्मर एकदम फील्ड में काम करता है। उसके बाद उसके ऊपर होते हैं मिडलमैन्स। ठीक है, फिर बहुत ऊपर जाके होते हैं हमारे एग्रीकल्चर फील्ड साइंटिस्ट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, वैराइटीज़ डेवलप करते हैं। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम अप अप्रोच। हमेशा हमें फार्मर के साथ डील करना होता है, फार्मर की क्या बेसिक नीड्स हैं, डिज़ायर हैं, उनकी क्या डिमांड है, उन सबको हमें एनालाइज करना होता है। और साइंटिस्ट की जो रिसर्च होती है दैट रिसर्च
शुड बी बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द फार्मर्स। ओके, फार्मर की फील्ड में क्या प्रॉब्लम है, कौन सी डिसीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है, किस इंसेक्ट पेस्ट का इन्फेस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग ही साइंटिस्ट वर्क करेगा। साइंटिस्ट क्या करेगा, कोई ऐसी वैरायटी डेवलप करेगा जिसमें डिसीज़ टॉलरेंट, डिसीज़ रेजिस्टेंट हो। ओके, तो हमेशा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मेन अप्रोच रहता है बॉटम अप अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेट लैटिन वर्ड मीन्स। अब ये नेक्स्ट टर्म आ गया है एजुकेट। अभी इससे पहले हमने देखा था एक्सटेंशन। एक्सटेंशन भी हमारा लैटिन वर्ड है और ये है हमारा एजुकेट। तो आप नोट करते हो जितने भी हमारे पास लैटिन वर्ड आ रहे हैं, एजुकेट इंपॉर्टेंट लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है इट मीन्स टू ब्रिंगिंग अप फिजिकली और मेंटली, किसी भी इंसान को, ठीक है, फिजिकली भी और मेंटली भी उसको ग्रो अप करना, उसको ब्रिंग अप करना, ठीक है। दैट्स द मीनिंग ऑफ एजुकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम और सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट, प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन मेंशन करा है, दैट इज टर्म्ड एज प्रोग्राम। जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, तो प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है, प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या सॉल्यूशंस रहने वाले हैं, दैट मस्ट कंटेन बाय अ प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process by which human behavior is modified, that is education. Only through education we can change the human behavior. ठीक है, इंसान के बिहेवियर को चेंज करने के लिए सबसे बड़ा जो टूल है दैट इज़ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ इनफॉर्मल टाइप। ठीक है, तो इनफॉर्मल टाइप की एजुकेशन होती है, ठीक है, और जो हम स्कूल कॉलेजेस में करते हैं दैट इज़ अ फॉर्मल टाइप। ठीक है, देखो स्कूल कॉलेज की जो होती है वो फॉर्मल होती है, लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ इनफॉर्मल, क्योंकि एक्सटेंशन का मतलब ही आउट स्ट्रेचिंग। अभी मैंने आपको टर्म बताया था, एक्सटेंशन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एक्स प्लस टेंशियो। एक्स का मतलब तो है आउट और टेंशियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। तो जब नाम में ही हो रहा है आउट स्ट्रेचिंग, आउट, तो ये थोड़े इनफॉर्मल टाइप की एजुकेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग, इवैल्यूएशन एंड रिकमेंडेशन आर स्टेप्स ऑफ। ये सब स्टेप्स हैं हमारे एजुकेशन के, ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन के। एक्सटेंशन एजुकेशन एक तरह की, अभी हम देखा, इनफॉर्मल होती है, ठीक है। इनके मेन स्टेप्स क्या हैं आप याद रखो। सिचुएशन होगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वी हैव टू सेट सम ऑब्जेक्ट्स, दैन टीचिंग, इवैल्यूएशन करना होगा। टीचिंग करने के बाद छोड़ना नहीं है, टीचिंग करने के बाद वी हैव टू रीचेक, तो इवैल्यूएशन करना है कि हमारा जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ फुलफिल्ड और नॉट। देन रिकंसिडरेशन, अगर कोई पॉइंट रह जाता है, हमसे पूरा नहीं हो पाया, तो उसको हम दोबारा से रिकंसिडरेशन करते हैं। दैट आर द, दीज ऑल आर द स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, कहीं पे एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेप है जो एक्सटेंशन एजुकेशन का है या एक्सटेंशन एजुकेशन का नहीं है, नॉट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पूछा जाए कुछ भी तो आपको सारे स्टेप्स रिमेंबर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन आर द स्टेप्स ऑफ, दीज आर द स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग। ठीक है, तो आप नोट करो, हमने पहले पढ़ा था एक्सटेंशन एजुकेशन के स्टेप्स, अब हम पढ़ेंगे टीचिंग के स्टेप। टीचिंग करने के लिए वी हैव नीड, फर्स्ट वन इज़ अटेंशन। देखो क्लास में जब भी टीचर आता है आपके, तो फर्स्ट ही और शी क्रिएट सम अटेंशन। ठीक है, अटेंशन आपको देना पड़ता है उनको कि हाँ कोई आ गया। दैन वो जो भी होगा टीचर आपका, वो इंटरेस्ट डेवलप करेगा आपके अंदर, इंटरेस्ट रिगार्डिंग जो भी आप उनको टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर ही पढ़ाना है, तो एग्रीकल्चर में सपोज फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है आपको। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले वो आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करेगा, एक लीफ लेकर आएगा एंड वो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि लीफ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है और यहीं से हमारे इसी प्रोसेस के ज़रिए फ्रूट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो आपके अंदर भी डिज़ायर आएगी कि हम जो खा रहे हैं मटेरियल, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, वो कैसे आते हैं, तो आपके अंदर एक इंटरेस्ट आया, डिज़ायर हुई। देन कन्विक्शन होता है, कन्विक्शन का मतलब होता है कि आप उसको समझने का प्रयास करते हैं। देन एक्शन होगा, ठीक है। देन एट लास्ट सेटिस्फेक्शन, जो टीचर और स्टूडेंट होगा दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों सेटिस्फाइड हैं या नहीं अपने वर्क से। टीचर ने जो पढ़ाया वो अपने पढ़ाने से सेटिस्फाइड है, स्टूडेंट ने जो नॉलेज गेन करी है उससे सेटिस्फाइड है या नहीं। सो दे ऑल आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ
एक्सटेंशन टीचिंग। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना एक्सटेंशन एजुकेशन के स्टेप्स में और टीचिंग के स्टेप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन अंडरस्टूड इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय अ पर्सन इज कॉल्ड नॉलेज। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद रूरल पीपल इन एन एफर्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम्स एंड डिटरमाइन पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर हम किसी रूरल एरियाज़ लाइक विलेज एरिया, ओके, अगर हम विलेज एरिया में पुअर पीपल्स के साथ डील करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उनकी सॉल्यूशंस को बताएंगे, तो इस प्रोग्राम को इस पूरे प्रोसेस को वी कैन से प्रोग्राम प्लानिंग। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग में क्या आ गया, प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस को पहचानना, उनको क्या है उनकी प्रॉब्लम, उसको डिटरमाइन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ रूरल सोशोलॉजी। तो रूरल सोशोलॉजी के फादर हैं ऑगस्ट कॉम्पीट। ठीक है, अगस्त का महीना इन्हें पसंद है। ठीक है, याद रखो अगस्त कॉम्पीट। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया जो थे हमारे लीगन्स। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, कोई बात नहीं, आप देख लो, लीगन्स याद होना चाहिए। और रूरल सोशोलॉजी के फादर हैं अगस्त कॉम्पटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज नोन एज साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन two person in such a way that they act on the existing knowledge to achieve some useful results, that is known as communication। ठीक है, सबको पता होगा, आजकल तो एक पूरा का पूरा एक कोर्स चल पड़ा है कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, क्या होता है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन सिंपली एक इंटरचेंज होती है इन्फॉर्मेशंस को। ठीक है, जब दो व्यक्ति आपस में अपने विचार को एक्सचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, जो भी इनके पास आइडियाज़ एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, ठीक है, आपको एग्जिस्ट कितनी नॉलेज है, उनको सामने वाले को अगर अपनी नॉलेज शेयर करनी है तो वी हैव टू स्पीक समथिंग, और जो भी हम वार्तालाप करते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुटेबल मीडियम टू एस्टैब्लिश कॉमननेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मैसेज इज नोन एज कम्युनिकेशन। ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। देखो, दो पर्सन होते हैं यहाँ पे, एक सेंडर होता है, दूसरा पर्सन होता है रिसीवर। इन दोनों के बीच में मैसेज ट्रांसफ़र होता है। मैसेज का मतलब जो भी इनकी बातें होती हैं, इनके आइडियाज़ होते हैं, वो आपस में शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मैसेज। ठीक है, तो एक कॉमननेस होनी बहुत ज़रूरी है इनके बीच में। क्या होनी ज़रूरी? कॉमननेस, मतलब सेंडर्स के जो आइडियाज़ हैं और रिसीवर की जो नॉलेज है वो थोड़ा सिमिलर होनी चाहिए, एकदम डिफरेंट नहीं होने चाहिए। डिफरेंट का मतलब कि अगर एक अच्छा सोच रहा है, नॉर्थ पोल में है, तो दूसरा जस्ट अपोजिट साउथ पोल ना हो, कॉमननेस उनके बीच में मेंटेन होनी चाहिए, तभी उनके बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा। जैसे आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है, अगर आपका फ्रेंड सर्कल में सिमिलर बॉन्ड्स होंगे आपके किसी के साथ, तो ही आप उनसे ज़्यादा बात करोगे, और जिनके साथ डिसिमिलर होता है, डिफरेंट बॉन्ड्स होंगे या डिफरेंट थिंकिंग होगी, डिफरेंट मेंटालिटी होगी, कोई कॉमननेस नहीं होगा, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन लैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे और डबल वे प्रोसेस। कैसे है? क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास सेंडर होता है और दूसरा रिसीव करने के लिए रिसीवर होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैनॉन एंड वीवर इन 1949 प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब एक्सटेंशन एजुकेशन में बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए ऊपर एक मॉडल तैयार करके लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनके मॉडल्स के क्या स्टेप्स रहते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला मॉडल है शैनॉन एंड वीवर का 1949 में। इनका जो मॉडल था उसमें सबसे पहले सोर्स रहेगा। सोर्स यहाँ पे मेन होता है क्योंकि यही आगे इन्फॉर्मेशन को पास कर रहा है। सोर्स ने अपना मैसेज को कन्वे करा, देन ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर उसको आगे सेंड करते हैं। ठीक है, ट्रांसमीटर मैसेज को कन्वर्ट करेगा सिग्नल्स की फॉर्म में, सिग्नल्स रिसीवर तक जाते हैं और रिसीवर उसको फिर डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। ये कुछ मॉडल था कम्युनिकेशन का अकॉर्डिंग टू शैनन एंड वीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखें तो बैरलो का मॉडल पूछा है। ठीक है, बैरलो का मॉडल क्या था? बैरलो ने अपना मॉडल दिया था कम्युनिकेशन का 1960 में। बैरलो का जो मॉडल था उसमें उन्होंने भी सेम सोर्स रखा। अब यहाँ पे ट्रांसमीटर की जगह क्या आ गया? ट्रांसमीटर की जगह यहाँ पे दो चीज़ आ गई। देखो, यहाँ पे ट्रांसमीटर था,
लेकिन यहाँ पे ट्रांसमीटर की जगह ये दोनों चीज़ आ गई हैं। ट्रांसमीटर की जगह यहाँ पे आ गया इनकोडर एंड मैसेज। ओके, तो बैरलो का जो मॉडल है उसमें सोर्स ठीक है, बट ट्रांसमीटर की जगह यहाँ पे आ गया है इनकोडर एंड मैसेज। आफ्टर दैट सिग्नल ठीक है, दैन डिकोडर आ गया है एंड लास्ट में रिसीवर है। ठीक है, तो दोनों के मॉडल में अंतर ये है कि शेरनॉन के मॉडल में रिसीवर के बाद डेस्टिनेशन था, लेकिन बैरलो मॉडल में रिसीवर्स हमारा एकदम लास्ट में है। ओके, थोड़े स्टेप्स आपको याद करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगन्स मॉडल। ठीक है, जो कि दिया था इन्होंने 1939 में। ये इम्पॉर्टेंट भी है, सारे मॉडल्स में लीगन का मॉडल जो है ना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं? बिकॉज ही इज़ नोन एज फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, फादर हैं तो इनका मॉडल इम्पॉर्टेंट है। इनका मॉडल थोड़ा अलग है अगर आप कंपेयर करो ऊपर। पहले वहाँ सोर्स आ रहा था, लेकिन यहाँ पे सोर्स नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कम्युनिकेटर मतलब सेम वही पर्सन जो कम्युनिकेट करता है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेटर। तो कम्युनिकेटर ने मैसेज पास करा, मैसेज एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएगा, दैन उसमें ट्रीटमेंट्स होते हैं, फिर ऑडियंस उसको रिसीव करेगी, देन ऑडियंस इसको रिस्पॉन्स करेगी। तो इस तरह का कुछ मॉडल था लीगन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है वो एरिस्टोटल का मॉडल है। एरिस्टोटल का मॉडल सिंपल था, इसमें स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, ये कम्युनिकेशन मॉडल है एरिस्टोटल का। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी मॉडल्स पढ़े हैं आप उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, और लीगन्स का मॉडल को स्पेशली बहुत अच्छे से देखना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पेसिफिक वे अडॉप्टेड बाय कम्युनिकेटर टू कम्युनिकेट हिज मैसेज इफेक्टिवली सो दैट होल मैसेज इज अंडरस्टूड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडियंस। ठीक है, तो देखो कम्युनिकेटर क्या चाहता है, जो भी उसका मैसेज कन्वे हो रहा है ऑडियंस तक जाए तो मैक्सिमम ऑडियंस उसको समझ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके। और ये जो करने का प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, मैसेज को प्रॉपर्ली ट्रीट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन चैनल्स ओवर टाइम अमंग द मेंबर ऑफ अ सोशल सिस्टम, उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन वो वाला नहीं है जो हमने बायोलॉजी में पढ़ा था। ठीक है, बायोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था, जब लिक्विड्स, सॉलिड्स या फिर गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, नॉट हाई कंसंट्रेशन सॉरी, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन। ठीक है, तो वो भी डिफ्यूजन होता है नो डाउट, बट ये एक्सटेंशन का डिफ्यूजन अलग है। एक्सटेंशन का डिफ्यूजन कहता है कि अगर हमें कोई इनोवेशन हो रहा है, उस इनोवेशन को आगे तक पहुंचाना है एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए। ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स तक और सोशल सिस्टम के पास, तो वो होता है हमारा डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन और मैसेज का जो ट्रीटमेंट था उसमें अंतर ये है, मैसेज ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे थे, जो कम्युनिकेटर ने मैसेज पास करा है अपनी ऑडियंस को, वो उनको समझ आए, मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो हम ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई मैसेज क्या है, इनोवेशन है, कोई नई रिसर्च हुई है, उस रिसर्च को पूरा सोशल सिस्टम तक पहुँचाना, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a decision to continue full use of innovation, that is known as adoption. Next question, the mental process through which individual passes from first hearing about an innovation to final adoption, that is known as adoption process. तो ये है adoption and this is adoption process. Next question, स्टेज ऑफ एडॉप्शंस आर, एडॉप्शन की क्या क्या स्टेजेस हैं। सबसे पहले आती है अवेयरनेस। ठीक है, कोई भी नया इनोवेशन हुआ है उसको अडॉप्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट, दैन स्लोली इंटरेस्ट इज़ क्रिएटेड इन योर माइंड, दैन यू विल इवेल्युएट कि उसकी क्वालिटी अच्छी है नहीं है, वो आपके डिमांड्स पे खरा उतरा है या नहीं है। तो इवेल्यूएशन यू हैव टू डू,
then you have to do some trials, then at last when you will satisfied that okay all things are proper, now you will finally adopt that thing. अडॉप्शन के लिए ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेप्स, अवेयरनेस, ठीक है। आप इनके शॉर्ट फॉर्म्स बना लो, कुछ AIETA ऐसे करके कुछ तो है, इसको रटना पड़ेगा इन सारे स्टेप्स को, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा याद कर सकते हो आप, समझ लिया आपने, बट उसको लॉन्ग टाइम रिटेन रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ शॉर्ट इसके कोड्स बना के इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट एग्ज़ाम्स तक तो आपको याद ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अटेंशन विद द सेंस ऑफ कंसर्न फोकस्ड अपॉन सम ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज इंटरेस्ट, उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट। इवैल्यूएशन क्या होता है, विच स्टेज ऑफ अडॉप्शन हेल्प्स टू एस्टैब्लिश बेंचमार्क, तो बेंचमार्क से याद रखना, बेंचमार्क एस्टैब्लिश हो गया मीन्स यू हैव डन इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल हु अडॉप्ट इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग नॉलेज एंड कंस्टिट्यूएंट्स ओनली 2.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, दे आर नोन एज इनोवेटर्स, ओके। अब होता क्या है, जो भी इनोवेशन होता है मार्केट में या हमारे पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी इनोवेशंस हो रहे हैं, उन सबको अडॉप्ट करने वाले जो लोग होते हैं, पर्सन होता है, कुछ तो जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ देखते हैं, वेट करते हैं अगल बगल वाले अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर ऐसे लोग जो कि दुनिया में सिर्फ 2.5% ही पाए जाते हैं पूरी पॉपुलेशन का, जो नॉलेज गेन करके इमीडिएटली उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे, दे आर नोन एज इनोवेटर्स, ठीक है। उन पर्सन को हम इनोवेटर्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, द पीपल अडॉप्ट थ्रू लोकल लीडर्स एंड कंस्टिट्यूट ओनली 13.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। 13.5% पॉपुलेशन में लोग हमारे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, दूसरे की लोकल लीडर्स की बात सुन के फिर उस प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को ले लेते हैं, दे आर नोन एज अर्ली अडॉप्टर्स। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनेगा इनके स्टेटमेंट से और इनका परसेंटेज कितना है, तो इनोवेटर्स 2.5% होते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स 13.5% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ अर्ली मेजॉरिटी ओवर टोटल पॉपुलेशन इज, जो अर्ली मेजॉरिटी होती है दैट इज 34%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मर हु एक्सेप्ट न्यू प्रैक्टिसेस वेरी लास्ट विद इन हिज सोशल सिस्टम इज नोन एज लेगार्ड, ठीक है। ये हमारे 16% होते हैं। लेगार्ड्स क्या होते हैं, जो एकदम कोई भी नया इनोवेशन को बहुत लास्ट में एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये एकदम लास्ट में जाके एक्सेप्ट करते हैं, लास्ट में ही सेटिस्फाइड होते हैं, दे आर नोन एज लेगार्ड एंड दे आर 16% ऑफ आवर पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोसेस बाय विच एन आइडिया और इनोवेशन स्प्रेड, तो कोई भी इनोवेशन स्प्रेड करेगा दैट इज डिफ्यूजन, अभी हमने देखा था ऊपर ये क्वेश्चन था डिफ्यूजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग situations that stimulate and guide the learning activity in order to bring desirable changes in behavior of people, ठीक है। मतलब एक हमको क्या करना है, एक लर्निंग एक्टिविटी करनी होती है जिसमें हम ह्यूमन बीइंग का या किसी भी पर्सन का बिहेवियर में डिज़ायरेबल चेंजेस लाएंगे, और इस प्रोसेस होता है टीचिंग के द्वारा, ठीक है। ओनली बाय टीचिंग वी कैन लर्न सम एक्टिविटीज़ और कोई भी डिज़ायरेबल चेंज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड इज़ नोन एज ड्रामा, ठीक है। पुराने टाइम पे होते थे, अभी भी होते होंगे कहीं पे ड्रामा, तो ट्रेडिशनल मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल एलिमेंट इन लर्निंग सिचुएशन इज लर्नर, ठीक है। लर्नर सेंट्रल एलिमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेंटल एंड और फिजिकल रिएक्शन दैट मेक्स थ्रू सीइंग, मतलब देख के जो भी हम सीखते हैं दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंट क्यूसेंट, IQ निकालने का फॉर्मूला देख लो, ठीक है। ये रहा आपका IQ का फॉर्मूला, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट बिटवीन द रूरल पीपल एंड एक्सटेंशन वर्कर, देखो
एक्सटेंशन वर्कर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली फार्मर्स के संग जब डील करते हैं रूरल एरियाज़ में जाके, तो उनसे फेस टू फेस डील जब करते हैं उस मेथड को बोलेंगे इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। जब आप किसी के पास पर्सनली जा रहे हो, ठीक है, तो दैट इज़ इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्म एंड होम विजिट, ऑफिस कॉल्स, टेलीफोन कॉल, पर्सनल लेटर, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन आर कम्स अंडर इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये कैसे इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट में, देखो फार्म विजिट करना या होम विजिट करना, तो पर्सनली आप उनके पास जा रहे हो, ऑफिस में उनका कॉल आ रहा है, टेलीफोन कॉल हो रही है, पर्सनल किसी का लेटर आया, पर्सनल शब्द जहाँ पर आ गया, पर्सनल, फेस टू फेस, तो समझ जाओ, ठीक है। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी हमारा इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड का ही पार्ट है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में यही, तो लास्ट टाइम ना रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा था कि रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन किसके अंडर आता है, तो इट कम्स अंडर द इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेथड इन विच 20 to 30 रूरल पीपल और फार्मर्स आर कॉन्टैक्टेड इन अ ग्रुप, ठीक है, 20 से 30 लोगों का एक ग्रुप होगा तो उसको हम ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड बोलते हैं। इंडिविजुअल में आपने देखे क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती हैं, और ग्रुप का मतलब होता है कम से कम 20 से 30 लोगों का एक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फ्रेंस, पैनल, सिंपोजियम, डिस्कशन, मीटिंग, वर्कशॉप, फील्ड ट्रिप्स, टूर, ये सब हमारे ग्रुप कॉन्टैक्ट के मेथड होते हैं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस आप कराते हो, ठीक है, अगर आपने अटेंड करी हुई तो आपको पता होगा उसमें 30 अप्रॉक्स लोग तो होते हैं, इवन 30 से भी ज़्यादा ही हो जाते हैं, ठीक है। पैनल हो गया, सिंपोजियम, डिस्कशन, मीटिंग, वर्कशॉप, फील्ड ट्रिप्स, टूर, ये सब में आपने देखा होगा एक अकेला इंडिविजुअल नहीं होता, बहुत सारे लोग ग्रुप में होते हैं, तो ये हमारे ग्रुप कॉन्टैक्ट के मेथड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडिया यूज्ड फॉर मास कॉन्टैक्ट, मास कॉन्टैक्ट का मतलब होता है एक बड़ी पॉपुलेशन के साथ कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। ग्रुप में तो 20 to 30 था, लेकिन यहाँ पे मोर देन 30 पर्सन के साथ जब हम डील करेंगे दैट इज़ मास कॉन्टैक्ट। और मास कॉन्टैक्ट के लिए हमारे जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, वी कैन यूज़ रेडियो, टेलीविज़न, एग्जीबिशंस, बुलेटिन्स, लीफलेट, न्यूज़ लेटर, सर्कुलर लेटर्स, पोस्टर, फोल्डर एंड पैम्पलेट्स, तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब हमारे मास कॉन्टैक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sheet of paper with pictorial slogan which is utilized to attract the mass attention for single idea, ठीक है। तो यानी हम जब एक पेपर की शीट में कुछ बहुत बड़ा सा स्लोगन टाइप का लिख देते हैं, पिक्टोरियल स्लोगन, पिक्टोरियल स्लोगन का मतलब होता है कि जो स्लोगन है ना पिक्चर की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं हाउ, जैसे इन्वायरमेंट को सेव करना है ना, तो इन्वायरमेंट के लिए आपने बहुत सारे पोस्टर्स देखे होंगे जिसमें आधे एरियाज़ को थोड़ा कुछ ड्राइंग बनाते हैं, पेड़ की ड्राइंग बना दी, ठीक है, और आधा एरिया जो होता है वो ब्लैक में होगा और आधा एरिया नेचुरल कलर का होगा कि ग्रीन है, ये ब्राउन है, और आधा एरिया ना एकदम ग्रे ब्लैक होगा। तो ये पिक्टोरियल स्लोगन हो गया कि इन्वायरमेंट को सेव करो, मतलब पिक्टोरियल स्लोगन मतलब कि विद द हेल्प ऑफ सम इमेजेस और पिक्चर्स हमको क्रिएट करना होता है, तो ठीक है। इससे क्या होता है, मास अटेंशन होती है, सब लोग देखते हैं, सब लोग समझ जाते हैं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो दैट इज़ नोन एज पोस्टर। पोस्टर का साइज़ कितना होता है ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पोस्टर का जो साइज़ होता है ना रेक्टेंगल शेप का ही होता है पोस्टर, ठीक है। इसकी जो ब्रेथ हो गई 50 होती है और लेंथ 75 सेंटीमीटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड टेबल डिस्कशन को क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड पैनल, सिंपल है। मोस्टली वाइडली यूज्ड पैम्फलेट साइज़, पैम्फलेट के साइज़ कितना होते हैं, तो पैम्फलेट में पेजेस होते हैं तो 12 से, ठीक है, यार को 12 to 24 पेजेस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पब्लिश्ड मटेरियल ऑन अ स्मॉल पेपर इन विच देयर इज़ अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ सब्जेक्ट, तो अगर किसी पेपर में किसी पर्टिकुलर चीज़ की एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम दे दें दैट इज़ नोन एज लीफलेट, ठीक है। आपने देखे होंगे अपने आसपास भी बहुत सारी लीफलेट, जब एक ही टॉपिक के ऊपर पूरा पन्ना भरा होता है इन्फॉर्मेशन से, दैट इज़ लीफलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a paper fold once or twice with detailed information or specific aspect is called folder,
ठीक है, ये अपने स्कूल वगैरह में या कॉलेज लाइफ में ज़रूर बनाए होंगे फोल्डर। जब पेपर को फोल्ड करते हो ना, तो और उस पेपर फोल्ड जो होते हैं उनके अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस होती हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक को लेके, उसको हम फोल्डर बोलते हैं, क्योंकि पेपर को फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो फोल्डर। नेक्स्ट, अ स्मॉल पब्लिश्ड बुक कंटेनिंग 24 to 48 पेजेस दैट इज़ कॉल्ड बुलेटिन्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, बुलेटिन बोलेंगे। अभी आपने ऊपर देखा था पैम्फलेट, पैम्फलेट में 12 to 24 पेजेस होते हैं, और बुलेटिन में देखो 12 से 24 पेजेस अगर होते हैं तो वो हमारी पैम्फलेट कहलाएगा। 24 से 48 होगा तो ये हमारा बुलेटिन होगा। ठीक है, कम पेज पैम्फलेट और ज़्यादा पेज होंगे तो बुलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीरीज ऑफ इलस्ट्रेटेड कार्ड्स फ्लैश्ड बिफोर अ ग्रुप in a proper sequence to tell a complete story step by step to the group of the learners। ठीक है, उसको बोलेंगे फ्लैश कार्ड। ठीक है, फ्लैश कार्ड में बहुत सारे कार्ड्स होते हैं और वो कार्ड्स में इमेजेस होती हैं, और वो इमेज इस तरह से बनी होती हैं कि वो कुछ ना कुछ स्टोरी को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो फ्लैश कार्ड के ज़रिए जब हम स्टोरी सुनाते हैं, स्टोरी टेल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लैश कार्ड मेथड। For a group of 10 to 25 people, use flashcard sizes। अगर इतने लोग हैं तो फ्लैश कार्ड का साइज़ जो होता है वो हमारा होगा, अगेन ये भी हमारा रेक्टेंगल ही होता है। ठीक है, 30 इसकी लेंथ हो गई और 25 इसका ब्रेथ। ठीक है, इंचज़ में यहाँ पे है 10 बाय 12 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर यूज्ड टू सेंड द सेम इंफॉर्मेशन टू मैनी पीपल एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड सर्कुलर लेटर। ठीक है, इसका मतलब सर्कुलर लेटर एक काइंड ऑफ लेटर जो बहुत सारे लोगों तक सेम टाइम में इंफॉर्मेशन को कन्वे करेगा। ठीक है, इफ़ यू वांट टू कन्वे इंफॉर्मेशन सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम में बहुत सारे लोगों तक एक सेम इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, दैन वी डन दिस बाय सर्कुलर लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two or more brief talks presenting phases of some general topic is called symposium। ठीक है, सिंपोजियम में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर जनरल टॉपिक यहाँ दिया जाता है, उसके बारे में अपने जो भी विचार होते हैं, जो भी हमारे थॉट होते हैं, दैट वी हैव टू प्रेजेंट, दैट इज नोन एज सिंपोजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a systematic display of model, specimen, chart, real object and an informative material, it is known as exhibition। ये तो आपने भी अटेंड करी होंगी बहुत सारी स्कूल कॉलेज में भी, हम जो स्कूल में मॉडल्स बना के जाते थे उनकी एग्जीबिशन होती थी। ठीक है, और फिर हम जो हमारा मॉडल होता था, चार्ट होता था, जो भी था हमारा, उसको हमें बाद में एक्सप्लेन करना होता था, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जीबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन इज, तो डिमॉन्स्ट्रेशन का बेसिक जो प्रिंसिपल है वो है लर्निंग बाय सीइंग एंड डूइंग। हम कैसे सीखेंगे, देखकर और करके। तो डिमॉन्स्ट्रेशन में प्रॉपर हमको एक डिमॉन्स्ट्रेशन मिलता है, कोई भी चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें, फर्टिलाइज़र का यूज़ कैसे करना है, किस तरह से स्प्रे करना है, तो देख के और करके जो सीखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन वॉज गिवन बाय, तो डिमॉन्स्ट्रेशन का कंसेप्ट दिया है डॉक्टर सिमन ए नैप ने। हु गिव द कंसेप्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, डॉक्टर सिमन ए नैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन इज, तो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन इज अ शॉर्ट टाइप डिमॉन्स्ट्रेशन। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग इज मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। सबसे पुराना जो टीचिंग मेथड है वो है हमारा मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, और मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन याद रखना शॉर्ट टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन इज, मेन पर्पस होता है यहाँ पे टू प्रोवाइड स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन इज लर्निंग बाय डूइंग। मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन का है लर्निंग बाय डूइंग, एंड फादर ऑफ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन है हमारे डॉक्टर सी ए नैप। डॉक्टर सी ए नैप ने ही मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन का कंसेप्ट दिया था, और डॉक्टर सी ए नैप को ही हम मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन का फादर, यानी इनको ही हम जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंगल प्रैक्टिस डिमॉन्स्ट्रेशन यूज टू शो मेथड ऑफ सोइंग। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जैसे फर्टिलाइजर स्प्रे करना है या सीड सोइंग हो गया, ये सब हमारे मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के पार्ट होते हैं।
आर डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिस यूज टू कंपेयर टू टेक्नोलॉजीज दैट इज़ ओल्ड और न्यू। अगर पुरानी और नई टेक्नोलॉजी को कंपेयर करेंगे तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना हमारा कहलाएगा रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। ओल्ड और न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, देखो इसमें हम कर सकते हैं। देखो ओल्ड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ और न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें तो ओल्ड टेक्नोलॉजी में जैसे हम इरिगेशन करते थे, ठीक है, और न्यू टेक्नोलॉजी में हम कैसे इरिगेशन करते हैं, प्रॉपर इरिगेशन के मेथड्स आपने पढ़े होंगे सरफेस इरिगेशन में ना। फ्लडिंग तो ठीक है, बट जैसे हमने फ्रूट क्रॉप्स लगाए हैं ना, तो फ्रूट क्रॉप्स के लिए हम प्रॉपर एक रिंग बनाते हैं, रिंग बेसिन इरिगेशन हो गया। तो ये थोड़ा न्यू मेथड है, ठीक है। तो न्यू मेथड या न्यू टेक्नोलॉजी को ओल्ड वाली टेक्नोलॉजी से कंपेयर करना ये हमारा रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पे आपको अंतर समझना होगा, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है और रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है। पूछा जाए कि नई टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी को कंपेयर करेंगे और डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमॉन्स्ट्रेशन यूज टू इम्प्रूव स्किल नॉलेज एटीट्यूड, इट इज़ कॉल्ड रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन सीइंग बाय डूइंग। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में क्योंकि रिजल्ट है ना, रिजल्ट कब आता है, जब कोई चीज़ आपने पहले ऑलरेडी करी होगी, उसका जो रिज़ल्ट आया आप उस रिज़ल्ट को ही डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो। तो पहले आपने उसका रिज़ल्ट कहीं देखा होगा तभी तो आप उसको करोगे। तो देखना फिर करना, यानी सीइंग बाय डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन कंडक्टेड बाय रिसर्चर्स ऑन द फार्मर फील्ड इज कॉल्ड नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन जो होते हैं, डायरेक्ट रिसर्चर्स होते हैं ना हमारे साइंटिस्ट, जो फार्मर्स की फील्ड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फार्मर का फील्ड जब सेलेक्ट करेंगे उसमें जब वो रिसर्च करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे कुछ, तो दैट इज़ नोन एज नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीफोन आर ऑडियो एड्स। ठीक है, कैसे एड्स होते हैं, ऑडियो, क्योंकि इनमें आवाज़ आती है, ठीक है। टेप रिकॉर्डर में आपको सिर्फ वॉइस आएगी, रेडियो में सिर्फ वॉइस आती है, टेलीफोन में आपको सिर्फ आवाज़ आएगी, कौन पर्सन है उस पर्सन की, वो पर्सन की शक्ल आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि विजुअल यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ऑडियो है। नेक्स्ट है नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स में हमारा आते हैं पोस्टर, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड, बुलेटिन एंड फोटोग्राफ्स। ठीक है, ये हमारे नॉन प्रोजेक्टेड हैं एंड प्लस विजुअल एड हैं, विजुअल जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न क्या है। टेलीविज़न तो पूरी दुनिया देखती रहती है, तो टेलीविज़न इज़ अ प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड। ठीक है, टेलीविज़न में आपको आवाज़ भी आएगी, ऑडियो भी है, उसमें विजुअल भी है, तो इट इज़ अ प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मीडिया टू कम्युनिकेट विथ फार्मर एंड फॉर विलेज पीपल इज़ पपेट्स। ठीक है, पपेट्स आपको पता है ना, कठपुतली जो होती हैं, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं कठपुतली। कठपुतली का शो होता है, राजस्थान में बहुत फेमस होता है ये, ठीक है। तो ये मेनली विलेज पीपल को कम्युनिकेट करने का एक अच्छा ज़रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसपेरेंट पिक्चर और अ फोटोग्राफ in an individual mount projected through slide projector is known as slides. Next question, the basic unit of civilization is family. civilization की basic unit होती है family। बहुत सारी हिस्ट्री में आपने civilization पढ़ा होगा, इंडस वैली civilization, इंडिया की बहुत फेमस थी इंडस वैली civilization, जो कि इंडस यानी सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये इंडस नदी जो होती है ना, वहाँ पे हुई थी। तो वहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली आके बस गई थी, एक फैमिली ये थी, एक फैमिली ये थी। तो जब फैमिली आ जाती हैं, दैट इज़ कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिविलाइजेशन की सबसे बेसिक यूनिट होती है फैमिली। नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी यानी गाँव क्षेत्र के जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र। तो गाँव के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, रूरल सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट तो उनके गाँव, विलेज। नेक्स्ट, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन आर नोन एज न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, इसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके चिल्ड्रंस रहते हैं। इसके अलावा उनके जो अदर रिलेटिव्स हैं वो नहीं रहेंगे, सिर्फ हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन है, दैट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर फैमिली।
Next question, the uniformity accepted ways of acting about some social aspects of life are known as custom. ठीक है, तो जो भी सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ के उनको एक्सेप्ट करना, दैट इज़ आवर कस्टम. नेक्स्ट, दे आर यूनिफॉर्मली एक्सेप्ट बाय थिंकिंग. और जो हमारी सोच होती है थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग जो होगी वो ट्रेडिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपरेशन मूवमेंट 1904 वॉज इनिशिएटेड बाय. तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट को किसने शुरू करा था? एफ निकल्सन ने करा था. ठीक है, इसके बाद आगे चल के एफ निकल्सन को ही हम फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट कहा जाता है, फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट. ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि कोऑपरेटिव मूवमेंट सबसे पहली बार स्टार्ट किसने करे थे? दैट इज़ एफ निकल्सन, और इन्हीं को हम फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ विलेज लेवल वर्कर वॉज रिलेटेड विद द प्रोग्राम. तो विलेज लेवल वर्कर का जो प्रोग्राम था, ये कंसेप्ट हमारा आता था श्री निकेतन प्रोग्राम. नेक्स्ट है गुड़गांव प्रोजेक्ट 1920 स्टार्टेड बाय एफ.एल. ब्रैनी. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, इनको याद रखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट किसने दिया था और क्या कंसेप्ट पे स्टार्ट हुआ था. ठीक है, तो गुड़गांव प्रोजेक्ट 1920 में स्टार्ट करा था एफ.एल. ब्रैनी ने. इसके लिए अगर आपको डिटेल थोड़ा जानना है ना, तो आप अरुण खातियान वॉल्यूम 1 की जो बुक है उसको रेफ़र कर सकते हैं. अरुण खातियान वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो चुकी है और प्लेलिस्ट में वो पड़ी है, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. यू गेट ऑल दी चैप्टर्स इन अ सिस्टमैटिक वे. तो वहाँ पे आप इन सारे जो प्रोग्राम्स इनकी डिटेल नॉलेज वहाँ से ले सकते हैं. लेकिन इस बुक में हमको बस शॉर्ट में जस्ट रिवीजन करना है, तो यहाँ पे जस्ट हम टू दी पॉइंट देखेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यंग मैन क्रिस्टीन एसोसिएशन वॉज एसोसिएटेड विद. This is associated with the Marthandam project 1928. Next question, rural development program started on. तो rural development program start होता 1935 में. Next question, the district level extension program launched in independent India was in Etawah. Etawah pilot project 1948 initiated by Albert Mayer. ठीक है, you can note down all these projects if you not known. ठीक है, if you not known these project earlier, ठीक है, तो you can note down right now. Next question is 5-year plan started in. तो 5-year plan started in 1951. और now this is very current type of thing that nowadays this 5-year plan has been replaced by Niti Aayog. You have to remember this, that 5-year plan started in 1951 but now it is replaced by our Niti Aayog. Next, communication development project, that is CDP started on. So that project was started on the occasion on Gandhi Jayanti, that is on 2nd October 1952. Next question, which program is called package program? So the package program is Intensive Agriculture District Program 1960. Next, High Yielding Variety Program HYVP started on 1966 to 67. To boost this high yielding variety program is mainly related with green revolution in India, to boost the production of wheat by introducing some dwarf varieties. Next question, the program initiated at occasion of ICAR Golden Jubilee celebration. When ICAR celebrate its Golden Jubilee, on that day they launched a program, and that is Lab to Land program in the year 1979. In the comment section, it's your homework, you have to comment the answer that ICAR day is celebrated on which day.
ICR का जो दिवस होता है, ICR डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, यू हैव टू आंसर इट इन द कमेंट सेशन। और यहाँ पे आपको याद रखना है दैट ऑन इट्स गोल्डन जुबली ICR लॉन्च्ड अ project which is known as Lab to Land program in the year 1979. Next question, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम 1974 ऑल्सो नोन एज, तो टीवी जो प्रोग्राम था TNV प्रोग्राम 1974 का, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बास्टर एंड बिनोर स्कीम। दीज आर द टू साइंटिस्ट हु हैज़ स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, बास्टर एंड बिनोर। फर्स्टली दे स्टार्टेड दिस program in Turkey. Firstly, they started this program in Turkey, then after that it come to India. Next question, who had recommended Panchayati Raj scheme? So that committee is Balwant Rai Mehta committee. Next question, the basic principle slogan of TRISEM was, तो TRISEM का मेन सिंबल जो स्लोगन है दैट इज लर्निंग बाय डूइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी एम ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP. तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मेन एम जो होता है दैट इज़ ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली, बिकॉज रूरल एरिया से डील कर रहे हैं. रूरल एरियाज़ में मेनली होते हैं विलेजेस, और विलेज के अंदर जो स्मॉल फ्रैगमेंट होता है, स्मॉल यूनिट होती है दैट इज़ फैमिली. तो अल्टीमेटली इफ़ यू वांट टू डेवलप द रूरल एरियाज यू हैव टू डेवलप द फैमिलीज लिविंग इन द विलेजेस. नेक्स्ट इज NABARD स्टार्टेड ऑन. ठीक है, तो NABARD एक इम्पॉर्टेंट बैंक है. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, नेशनल रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज NABARD. इट established on 12th July 1982. Its headquarter is located at, इसका जो headquarter it is in Mumbai. The headquarter of NABARD is in Mumbai. Next question, a program to provide at least 100 days wages employment in rural areas. बहुत फेमस है, दैट इज़ 100 डेज का वेजेस देना, दैट इज़ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, NAR, नरेगा बोलते हैं इसको शॉर्ट में. नरेगा 2006 में स्टार्ट हुआ था. इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. और लास्ट क्वेश्चन जो है एक्सटेंशन एजुकेशन का, वो है हमारा अ गारंटी प्रोग्राम फॉर द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन. तो जो BPL होते हैं यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, फॉर दैम अ प्रोग्राम इज़ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007. अभी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चलाया गया था इन 2007, इट मेनली स्टार्टेड इन रबी सीजन. रबी 2007 में ये स्टार्ट हुआ था. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन. इफ़ यू लाइक दिस टॉपिक एंड दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, एंड अगर चैनल में नए हैं सब्सक्राइब नहीं करा है देन हिट द bell icon and subscribe this channel. In the next part we will definitely cover the agriculture economics topic.